मॉर्निंग बच्चों, यू ऑल आर वेलकम इन योर चैनल सीखो समझो विद शिल्पी. Today we are going to read a very beautiful story written by Zai Whittaker. Even it is not only a story, it is a memoir. How many knows what is the meaning of memoir? Actually memoir is called संस्मरण in Hindi. It is very different from a story and also from a autobiography. ये किसी की ज़िंदगी की यादें होती हैं लेकिन पूरी लाइफ नहीं होती है. ये किसी की ज़िंदगी के किसी भी एक छोटे से हिस्से का जो यादें बनी होती हैं, जो उनको बहुत ही खूबसूरत लम्हे होते हैं या दुख भरे लम्हे भी होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ एक छोटा सा लेख या एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म में होती है. लेकिन ये फिक्शन नहीं होती है. जनरली स्टोरीज क्या होती हैं? जनरली स्टोरीज आर फिक्शनल. वो क्या होती है? मन से लिख दी जाती हैं. जो जिसको समझ में आया उसने वो लिख दिया. लेकिन संस्मरण क्या होते हैं? वो सच्चे किस्से होते हैं, किसी की लाइफ में सचमुच में घटित हुए होते हैं, इसीलिए इसे मेमायर बोलते हैं. अब आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है द मैजिक आइलैंड्स, यानी जादुई आइलैंड्स. आइलैंड्स किसे क्या कहते हैं? अधिकतर लोगों को पता होगा कि आइलैंड क्या होते हैं. आइलैंड वो ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ होता है. जैसे हमारे यहाँ के जो दो आइलैंड के समूह हैं वो बहुत फेमस हैं. एक कौन सा? एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार है. तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो आइलैंड कौन सा है? अंडमान निकोबार है. अब आइए हम थोड़ा सा इसकी राइटर के बारे में जान लेते हैं. जैसा मैंने पहले बताया कि ज़ाई व्हिटेकर इसकी राइटर है. ज़ाई राइट्स बोथ प्रोज एंड पोइट्री, मोस्टली फॉर चिल्ड्रन एंड यंग रीडर्स. ज़ाई ने दोनों प्रकार की चीज़ें लिखी हैं. प्रोज भी लिखा है यानी गद्य में भी लिखा है, और पोइट्री यानी कि पद्य में भी लिखा है. अधिकतर उन्होंने किसके लिए लिखा है? उन्होंने बच्चों के लिए और यंग रीडर्स के लिए लिखा है. हर मेन एरियाज ऑफ फोकस आर वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन. उन्होंने जो स्पेशली अपनी लेखन कार्य पर जोर दिया है वो किस चीज़ पर जोर दिया है? वाइल्ड लाइफ पर, यानी जंगल, जंगली जानवर, जंगल वनस्पति, उनको कैसे बचाया जाए, इस पर उनका ध्यान अधिकतर रहा है. अब शुरू करते हैं स्टोरी. अब देखिए स्टोरी में इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस प्रकार से दिया है. इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ क्लास ट्रिप टू अ ट्रॉपिकल आइलैंड. अगर वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर जा रहे हैं. ये ट्रॉपिकल आइलैंड कैसे होते हैं? ये ट्रॉपिकल आइलैंड वो होते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं. इनको ट्रॉपिकल बोलते हैं. तो इनको ये ट्रॉपिकल आइलैंड पर आप जा रहे हैं, और जो एरिया जो कैसा अनडेवलप्ड है, यानी उसका विकास अभी नहीं हुआ है. थिंक ऑफ योर एक्टिविटीज़ यू वुड लाइक टू डू विद योर फ्रेंड्स ओवर देयर. अब सोचिए, आप ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए जो आप वहाँ जाकर के अपने दोस्तों के साथ करने वाले हैं. वो क्या काम है जो आप करेंगे? डिस्क्लेमर ये दे दिया गया है कि रिमेंबर नो वीडियो गेम्स और मोबाइल. वहाँ पर वीडियो गेम या मोबाइल अलाउ नहीं है. What kind of people do you think would find such island attractive destination? आप कहते हैं what kind of people do you think, किस प्रकार के लोग आपको पाते हैं would find such island, ऐसी जगहों पर मिलेंगे. आपको कैसा लगता है ऐसी जगहों पर कैसे लोग मिलेंगे आपको? Let us read about a group of island which have been home to people dating back to prehistoric times. अब ये prehistoric time क्या होता है? एक तो historic time होता है यानी कि एक ऐतिहासिक होता है हिस्टोरिकल, और एक प्राग ऐतिहासिक होता है यानी कि प्री हिस्टोरिक. प्री हिस्टोरिक वो टाइम कहलाता है जब हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कोई भी रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी बिफोर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन एक्टिविटी. जिस चीज़ को हम केवल सुनते चले आए हैं उसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम कहलाता है. अब ये अपना चैप्टर कहाँ से शुरू करती हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द अर्थ्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सैनिक प्लेसेस. वो कह रही है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो कहाँ की टॉप लिस्ट पर है? इस धरती पर पाए जाने वाली सबसे खूबसूरत सैनिक प्लेसेस, यानी देखने योग्य कोई चीज़ ऐसी जिसमें सुंदर दृश्य हो, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हो, ऐसी जगहों में से जो धरती पर पाई जाने वाली खूबसूरत टॉप मोस्ट खूबसूरत जगहों में से एक है. Their beauty has been praised in poems, novels, paintings and poetic names given to them such as Emerald Isles, Jewels in the Sea, the Islands of Paradise. अब उन्होंने कहा है कि इस अंडमान निकोबार इतना खूबसूरत आइलैंड है कि इसकी खूबसूरती की प्रशंसा कवियों ने कविता में करी है, लेखकों ने नॉवेल्स में करी है और पेंटर्स ने पेंटिंग में करी है. एंड इसके पोइटिक नाम भी बहुत सारे हैं, यानी इनको जो और उपमाएं दी गई हैं वो क्या है? एमरल्ड आइल्स. एमरल्ड क्या होता है?
एमरल्ड जिस एक प्रकार का बहुत ही कीमती स्टोन होता है जिसको हम हिंदी में पन्ना कहते हैं। तो वो कहते हैं मतलब ऐसा लगता है चूंकि वहाँ पर ग्रीनरी है, वो भाई जंगली एरिया है, वहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, तो उन्होंने कहा कि किसी कवि ने कहा होगा, इसको नाम दिया होगा एमरल्ड आइल्स, यानी कि पन्ने का बना हुआ आइलैंड यानी कि द्वीप। ज्वेल्स इन द सी, अब वो क्या कहते हैं कि ये तो समुद्र के जेवर हैं, क्योंकि ये आइलैंड तो समुद्र के बीच में ही होते हैं, तो कहा है समुद्र का जेवर कहा गया है। एंड आइलैंड ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग, इसे स्वर्ग का द्वीप भी कहा गया है। बट द रियल वैल्यू ऑफ द अंडमान एंड निकोबार गोज फॉर बियॉन्ड दियर ब्यूटी, लेकिन वो कह रही हैं जो इसकी असली कीमत है, जो इस द्वीप समूह की असली कीमत है, असली वैल्यू है, वो इसकी खूबसूरती से कहीं अधिक ज़्यादा है। There are unique features that make it very special place and one that must be protected at any cost। अब वो कह रही हैं कि इस द्वीप की जो एकदम यूनिक फीचर्स हैं, यानी फीचर्स वहाँ की पहाड़ कैसे हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ जो पूरा फीचर्स जो उसका है वो इतना बेहतरीन है और इतनी स्पेशल जगह है वो कि उसको किसी भी कीमत पर उसका संरक्षण, कंजर्वेशन होना चाहिए, उसे बचाया जाना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। The zoologist would say that there are hundreds of mammals, birds, reptiles and amphibians in the island that are endemic। अब ये zoologist कौन होते हैं? जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, या जीव विज्ञान का यानी एनिमल्स का। एनिमल्स में हर वो चीज़ जो मतलब वैसे तो दो चीज़ें जिंदा होती हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, लेकिन पेड़ पौधों की एक अलग साइंस की एक अलग शाखा अध्ययन करती है और जीव जंतुओं की एक अलग शाखा अध्ययन करती है। तो जीव जंतुओं की जो अध्ययन करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो जूलॉजिस्ट हैं यानी जीव विज्ञानी, इनको हिंदी में जीव विज्ञानी कहते हैं, उनका कहना है, वो कह रहे हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैमल्स, सैकड़ों मैमल्स। अब मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि मैमल्स कौन होते हैं। मैमल्स एनिमल्स हु गिव बर्थ टू डियर बेबीज एंड फीड देम बाय देयर ओन मिल्क। मैमल्स जानवरों की वो प्रजाति होती है जो अपने छोटे बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, यानी वो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चों को ही जन्म देते हैं और अपने बच्चों को अपना ब्रेस्ट फीड कराते हैं, दूध खुद पिला के उन्हें पालते हैं। तो इनको मैमल्स कहते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं यानी पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप हैं, एंड एम्फीबियंस इन द आइलैंड्स आर एंडेमिक। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो धरती पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि इतने सैकड़ों की संख्या में इतने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, इस आइलैंड पे पाए जाते हैं, जो कि एंडेमिक हैं। अब आप बताइए एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक वो चीज़ें होती हैं फाउंड ओनली इन वन प्लेस एंड नोवेयर एल्स। एंडेमिक जो एक निश्चित जगह पर ही पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं पाई नहीं जाती हैं। सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां, जिनमें मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, इस आइलैंड पर हैं, जो कि एंडेमिक हैं, जो सिर्फ इसी आइलैंड पे हैं और विश्व में कहीं नहीं हैं। अब आप सोचिए, ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ इस आइलैंड पर हैं और विश्व में कहीं नहीं हैं। द बॉटनिस्ट वुड रिमाइंड अस अबाउट द 200 एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए बॉटनिस्ट पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ वाइल्ड लाइफ है, वहाँ जीव जंतु भी हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं। तो जो जीव जंतु का अध्ययन कर रहे हैं वो जूलॉजिस्ट हैं, जो पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं वो बॉटनिस्ट हैं। अब बॉटनिस्ट ने कहा कि 200 से अधिक प्रजातियां ऐसे पौधों की, ऐसे फूलों की हैं जो वो भी एंडेमिक हैं, जो केवल इसी अंडमान निकोबार पर पाए जाते हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स वुड कम फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट। अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। अब देखिए, वैसे तो हम ह्यूमन भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमको एनिमल्स से अलग रखा जाता है, इसीलिए हमको ह्यूमन रेस कहा जाता है। तो जो लोग बाकी जीव जंतुओं में करते हैं वो जूलॉजिस्ट होते हैं, उनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होती हैं, जो कि हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं। और जो सबसे बड़ा कहना चाहिए वक्तव्य आया वो किन की तरफ से आया? वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट की तरफ से आया। अब ये इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड विद द स्टडी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया।
इकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, कंसर्न होता है किसकी स्टडी से, स्टडी और प्रिजर्वेशन दोनों से, फ्लोरा एंड फौना। अब आप सोचेंगे फ्लोरा और फौना क्या होता है? एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स फ्लोरा है और एनिमल्स फौना है। ये भी एंडेमिक होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाते हैं, और इनके बारे में कौन बात करता है? इनके बारे में इकोलॉजिस्ट बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन रेस के बारे में बात करते हैं, जूलॉजिस्ट जीव जंतु के बारे में बात करते हैं, और बॉटनिस्ट वनस्पति विज्ञान के, वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। द एंथ्रोलॉजिस्ट वुड से वी हैव एंडेमिक पीपल हियर। अब अभी तक तो जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट ये कह रहे थे कि यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु ही ऐसे हैं जो कि एंडेमिक हैं, केवल इसी एरिया में पाए जाते हैं। अब उसमें किसने जोड़ दिया? अब उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये भी जोड़ दिया कि भाई यहाँ पर केवल जीव जंतु ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी मनुष्यों की भी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल और केवल विश्व में यहीं पर पाई जाती हैं, बाकी कहीं नहीं पाई जाती हैं। उनमें से कुछ प्रजातियों के नाम क्या है? एंडमेनीज हैं, जारवा हैं, सेंटिनलेस हैं, शॉम्पेन हैं, ऑन्जे हैं, निकोबारीज हैं, और एंडेमिक कल्चर्स। ये सारे एंडेमिक कल्चर्स हैं, यानी संस्कृतियां हैं। ये इनके पूरे कहना चाहिए, अब वहां पर जंगल में रह रहे हैं तो कबीले के तौर पर ही रह रहे होंगे भाई, जंगल में सिविलाइजेशन तो है नहीं कि वहां पर कोई सिटी होगी, कि वहां पर कोई कंट्री होगी। तो इनके अपनी अलग अलग जातियों के क्या होंगे? कबीले होंगे, और इनकी हर कबीले की अपनी एक अलग संस्कृति है जो कि एंडेमिक है, जो कि उस पर्टिकुलर अंडमान निकोबार पर ही है और कहीं पर नहीं है। फाउंड ओनली इन दिस वन टिनी स्पॉट एंड नोवेयर एल्स ऑन अर्थ। इस छोटी सी जगह पर इतनी सारी मानव संस्कृतियां हैं और केवल यहीं पर हैं विश्व में, और कहीं पर ये कबीले या ये जनजातियां या इनकी संस्कृतियां नहीं हैं। अब देखिए इकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं। द इकोलॉजिस्ट वुड लाउडली क्लेम दैट द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। इकोलॉजिस्ट क्या दावा कर रहे हैं? इकोलॉजिस्ट बहुत ही तेज आवाज में, मतलब बहुत ही कहना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ ये क्लेम कर रहे हैं, अंडमान निकोबार आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो अ ग्रुप ऑफ चेन ऑफ आइलैंड्स, यानी बहुत सारे आइलैंड्स की जो एक चेन होती है, जो ग्रुप में एक चेन होती है, उनको एक संग मिलाकर के हम क्या कह देते हैं? आर्किपेलागो कह देते हैं। इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग विद इन वन एरिया, यानी बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं। हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के हॉट स्पॉट हैं, वर्ल्ड के हॉट स्पॉट में से एक है ये। हॉट स्पॉट किसको कहते हैं? वन प्लेस ऑन अर्थ दैट होम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इररिप्लेसेबल स्पीशीज एंड फेसिंग मल्टीपल थ्रेट्स। यानी हॉट स्पॉट वो होते हैं जो सैकड़ों की तादाद में, चाहे वो जानवरों की प्रजातियां हो और चाहे वो वनस्पतियों की प्रजातियां हो, उनके घर होते हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता है? जो इररिप्लेसेबल होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको विस्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर उनका संरक्षण करना है, उनको बचाना है, तो यहीं पर उनको अच्छे से रखना होगा, उनको बचाना होगा, उनको कंजर्वेशन देना होगा, उनको बचाना होगा, उनकी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि ये कैसे हैं? इररिप्लेसेबल है। जिन जगहों पर इस प्रकार की इररिप्लेसेबल प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हीं को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो उन वर्ल्ड के हॉट स्पॉट में से एक हॉट स्पॉट ये भी है, क्योंकि ये भी बहुत सारे पेड़ों और जीव जंतुओं के साथ साथ ह्यूमन रेसेस का भी एक ऐसा ठिकाना है जिनको कहीं और ले जाकर बसाया नहीं जा सकता है। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? इनको हॉट स्पॉट कहा जा रहा है। with hundreds or even thousands of living things sharing a habitat or natural area in a high biodiversity area like the Andaman and Nicobar। अब वो कह रहे हैं सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसी लिविंग थिंग हैं जो अपना हैबिटेट यहाँ पर शेयर करते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर एक प्रकार के लोग उनके जीवन के अनुसार, उनके जीने के अनुसार जहाँ पर परिस्थितियाँ उनको मिल रही होती हैं, वो उनका हैबिटेट होता है, यानी उनका नेचुरल होम होता है वो। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर शेयर कर रही हैं इन अ हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया लाइक द अंडमान एंड निकोबार। अब फिर वो कहते हैं कि ये कैसा है?
हाई बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर द रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग विद इन वन एरिया, एक ही जगह पर, एक छोटी सी जगह पर बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की और पेड़ पौधों की रह रही हैं। रेन फॉरेस्ट देयर इज अ पॉपुलेशन explosion of different species of insects, birds, plants, reptiles, amphibians and mammals। अब वो क्या कह रहे हैं, रेन फॉरेस्ट, ये एरिया कैसा है, ये एरिया रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट क्या होता है, रेन फॉरेस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी होती है, वर्षा बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर बहुत घने वन होते हैं, इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो बड़े घने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी जगह कम है और इन जीव जंतु पेड़ पौधों की जो मात्रा है, जो तादाद है, जो इनकी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे कंट्री में है कि जगह कम है और लोग बहुत सारे हैं, उसी तरह से समझ लीजिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर बहुत सारी, बहुत प्रकार की जीव जंतु जनजातियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, किसकी, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, रेप्टाइल्स की। अब देखिए इंसेक्ट्स आपको पता ही होगा, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बर्ड्स भी आपको पता है, प्लांट्स भी आपको पता है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं ये भी पता है कि भाई जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं जैसे कि सांप। एम्फीबियंस कौन होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। मैमल्स का भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, मैमल्स क्या होते हैं। इनफैक्ट रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम in the world and these magic island still have some precious undisturbed rain forest left। अब वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो अधिकतर रेन फॉरेस्ट में, जो इस प्रकार के रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है किसी भी इकोसिस्टम में। लेकिन इस मैजिक आइलैंड पर क्या है, अभी भी कुछ जगह यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, रेन फॉरेस्ट के ऐसे क्षेत्र अभी भी छूटे हुए हैं जो अनडिस्टर्ब्ड हैं, यानी जिनके जहां तक अभी कोई पहुंचा ही नहीं है, जहां तक अभी किसी को पता ही नहीं चला है कि ये भी इस क्षेत्र का हिस्सा है। अब ये तो इन्होंने वहाँ का क्या किया, एक पूरा एक पिक्चर बताई, एक तरह से वहाँ के सीन के बारे में बताया, वहाँ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। अभी तक इन्होंने अंडमान निकोबार का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब ये एक छोटी सी एक अपनी संस्मरण बता रही हूँ। कह रही वन आफ्टरनून एट एरियल बे नॉर्थ अंडमान। अब ये कहाँ थी, एक दोपहर की बात है कि ये खाड़ी पर खड़ी हुई है, किसके साथ, नॉर्थ अंडमान की किसी खाड़ी पर है, अन्नामलाई के साथ। एंड आई स्टूड क्वाइटली इन अ पैच ऑफ रेन फॉरेस्ट। कहाँ पर, एक छोटे से रेन फॉरेस्ट के पैच पर। लुकिंग स्काईवर्ड्स, कहाँ देख रही हैं, ऊपर आकाश की तरफ देख रही हैं। अब देयर अबाउट 30 मीटर्स अबव आवर एस्टोनिश हेड वाज द कैनोपी और ट्री टॉप। अब वो कह रही हैं कि जहाँ पर वो खड़ी हैं उसके पास में एक पेड़ है, उस पेड़ की कैनोपी कितनी दूर है। आप कैनोपी क्या समझते हैं, कैनोपी वो चीज़ जो पेड़ का वो हिस्सा जो हमें छाया देता है, जो हिस्सा पेड़ का ऊपर होता है और हमको छाया देता है, यानी ट्री टॉप जो होता है वो कैनोपी है। वो उनके सर से कितनी ऊपर है, कम से कम 30 मीटर ऊपर है। अब आप सोचिए वो पेड़ कितना विशाल होगा, कितना ह्यूज होगा कि जिसका जो टॉप है वो इनके सर से 30 मीटर ऊपर है। Was the canopy of the tree, from somewhere deep inside it came the sad hooting of an owl। अब वो कह रही हैं कि उस पेड़ के कहीं अंदर से, कहीं भीतर से एक बड़ी ही एक किसकी आवाज आ रही है, उल्लू की हूटिंग की आवाज आ रही है, जो बड़ा सैड लग रहा है, बड़ा दुखी लग रहा है। नॉट हैप्पी अबाउट बीइंग वोकन अप ड्यूरिंग द डे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद दिन के समय में उसे किसी ने जगा दिया, इसलिए वो बड़ा दुखी है। द कॉज ऑफ इरिटेशन वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेज और फ्रूट बैट्स। अब उसके जो इरिटेशन का कारण है, जो वो इतना इरिटेट हो रखा है, जो परेशान हो रखा है, उसका कारण कौन है, उसका कारण है फ्लाइंग फॉक्सेज। अब ये फ्लाइंग फॉक्सेज कौन होती हैं, फ्लाइंग फॉक्सेज आर लार्ज बैट्स दैट फीड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, पोलन एटसेट्रा। ये बड़े बड़े बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्सेस कहा जाता है। Which were creating a racket about something or the other। अब उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने बड़ा शोर गुल मचा रखा है। रैकेट यानी बहुत कोलाहल, बहुत शोर गुल मचा रखा है।
द अम्ब्रेला लाइक कैनोपी हैड मेनी अदर बर्ड्स टू। अब वो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है जो हमें शेड देता है वो कैसा दिखता है, अम्ब्रेला की तरह होता है ना, इसीलिए तो हम धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उसके शेड में खड़े हो जाते हैं। जो पेड़ घने होते हैं तो वो हमें बारिश से, धूप से सबसे बचा लेते हैं, इसलिए उनका जो अम्ब्रेला लाइक उसके ऊपर की कैनोपी है यानी जो उसकी छतरी है वो और भी बहुत सारे पक्षियों का घर है, इंक्लूडिंग पैराकीट्स। अब ये पैराकीट्स क्या होते हैं? पैराकीट्स स्मॉल टू मीडियम साइज्ड स्पीशीज ऑफ पैरट, ये एक प्रकार के तोते होते हैं जो छोटे या मीडियम आकार के होते हैं। एंड बार्बेट्स, पिजन्स एंड बार्बेट्स। उसके अलावा वहाँ पर क्या है? पिजन्स है यानी कि कबूतर, और बार्बेट्स हैं। टाइप्स ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन, ये एक प्रकार की चिड़िया होती हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। अब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, यहाँ पर पैराकीट्स यानी कि पैरट्स की एक प्रजाति है, यहाँ पर कबूतर हैं, यहाँ पर बैरबेट्स हैं। बैरबेट्स जो होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि छोटी चिड़िया होती हैं। अब वुड पिकर वॉज हंटिंग इंसेक्ट्स। अब एक वुड पिकर भी है। वुड पिकर क्या कर रहा है कि इंसेक्ट्स को शिकार कर रहा है। हैमरिंग अवे एट द ट्रंक ऑफ अ फिग ट्री, वो क्या कर रहा है? जो फिग की एक ट्री है, फिग माने क्या होता है? फिग जिसे हम भारत में अंजीर कहते हैं, अंजीर कहते हैं या गुलर कहते हैं, फिग ट्री होती है। तो उस ट्री के ट्रंक पर वो अपनी चोंच से क्या कर रहा है? हैमरिंग कर रहा है। हैमरिंग का मतलब उस पर खटखट खटखट मार रहा है, मार करके जो इंसेक्ट बाहर निकल आता है उसे वो खा ले रहा है। तो हैमरिंग विद द ट्रंक ऑफ द ट्री फिग विद इट्स बीक, अपनी बीक से उस पर चोट कर रहा है। हार्ड इनफ टू गिव एनीवन अ बैड हेडेक, और उसकी जो खट 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 की आवाज़ है ये बहुत ही बुरी लग रही है, मतलब किसी को भी ये सर दर्द दे सकती है। वी स्पेंड अ लॉन्ग टाइम एट द ट्री, अब वो फिर कहती हैं कि इस पेड़ के पास हमने बड़ा लंबा समय बिताया। एंड सॉ कैट स्नेक, अब इन्होंने यहाँ पर एक कैट स्नेक भी देखी। अब ये कैट स्नेक क्या भला है? अ स्पीशीज ऑफ स्नेक, ये एक प्रकार की सांप की ही प्रजाति है जिसे बोइगा या ट्राइगोनाटा कहते हैं। ये सांप की ही प्रजाति होती है। इसकी आंख कुछ कुछ बिल्ली के प्रकार की होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कैट स्नेक कहते हैं। तो कहते हैं इन्होंने कैट स्नेक देखा, 4 स्पीशीज ऑफ लिजार्ड्स देखा। अब इन्होंने वहां पर छिपकली की 4 प्रजातियां देखी। एंड मैनी इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग सम ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज एंड लार्ज मोथ दैट वाज सिटिंग वेरी स्टिल एंड ट्राइंग टू प्रिटेंड इट वाज पार्ट ऑफ द ट्री ट्रंक। क्या देखा इन्होंने? बहुत खूबसूरत क्या देखी? तितलियां देखी। उसके अलावा इन्होंने एक मोथ देखा। मोथ भी एक प्रकार का कीट ही होता है जो बड़ा सा है, लार्ज मोथ देखा, जो कि जो पेड़ के ट्रंक में एकदम सट के बैठा हुआ था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो कुछ अलग से जीव वीव नहीं है, वो ट्रंक का ही एक भाग है। अधिकतर कुछ जो जीव होते हैं वो जब किसी चीज़ के ऊपर जाते हैं तो अपने आप को उसी के थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं, उसी के आकार में ढल जाते हैं और शो ये करते हैं भाई मैं कुछ अलग से नहीं हूँ। वो अपने आप का बचाव इस तरह से करते हैं। जिस तरह से वो भी होता है गिरगिट, गिरगिट भी ना रंग बदलना जानता है कि वो अगर लाल फूलों के पास होता है तो अपना रंग लाल कर लेता, पीले के पास होता है पीला कर लेता, हरे के पास होता है हरा कर लेता है। उसी प्रकार से मोथ भी है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो कुछ अलग से कोई जीव वीव नहीं है, वो उस पेड़ का ही, ट्रंक का ही हिस्सा है। ऑन द सॉफ्ट ह्यूमस पैक्ड ग्राउंड। अब ये सॉफ्ट ह्यूमस पैक्ड ग्राउंड क्या है? सॉफ्ट ह्यूमस का मतलब है कि अ ग्राउंड कंपोज्ड ऑफ सॉइल, ये एक प्रकार का कहना चाहिए सॉइल का कंपोजिशन है। ये सॉइल जो है वो ह्यूमस से भरी हुई ज़मीन, ह्यूमस से भरी हुई ज़मीन है। इस प्रकार के जो होते हैं क्या होते हैं? इस प्रकार की ज़मीन सड़ी गली वनस्पतियों से बनी होती हैं, इनका रंग काला या भूरा होता है। तो ये उस ज़मीन के ऊपर सॉफ्ट ह्यूमस ग्राउंड पे फ्रॉग्स कॉल्ड एंड लीचेस मेड देयर हंग्री वे टुवर्ड्स आवर फीट। वो क्या कह रही हैं? फ्रॉग्स कॉल्ड मतलब मेढक की टर टर की आवाज़ें आ रही हैं, और जो लीच यानी कि लीच कौन होती हैं? जोंक होती हैं, वो धीरे धीरे इनके पैर की तरफ बढ़ रही हैं। अब इनके पैर की तरफ क्यों बढ़ रही हैं? जोंक जो होती है वो खून चूसती है, इसी पर वो जीती है, तो शायद वो अपना रास्ता खोज रही हो इनके पैर की तरफ आने के लिए। दैट फिग ट्री वॉज लाइक अ होल लिटिल वर्ल्ड with at least 50 species of animal living on its branches and trunk। अब लेखिका बता रही हैं कि वो अकेला एक पेड़ ही, वो फिग का एक ट्री ही, वो अंजीर का एक पेड़ ही अपने आप में एक छोटा मोटा संसार लग रहा था इनको। क्यों? क्योंकि कम से कम 50 जीव जंतुओं की स्पीशीज उसके ऊपर अपना घर बनाए हुई थी, अपना आशियाना बनाए हुई थी उसकी ब्रांचेस पर और उसके ट्रंक पर।
तो बच्चों आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इतने का आप बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा। चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज भी है, थोड़ी सी इसमें जोग्राफिकल बातें भी हैं, और इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसान हिंदी में या इजी इंग्लिश में उनका मीनिंग मैं आपको दे दूँगी, और आधा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।